हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एडलर सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी है। इससे पहले भी इस चैनल पर पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज मैंने डिस्कस कर रखी हैं। आप चेक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहाँ पे हमने टाइप थ्योरीज, ट्रेट थ्योरीज, फिर आपकी सिगमंड फ्राइड की जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है, सब हमने वहाँ पर कवर कर रखी है। आज लेकिन हम एक जो थ्योरी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है आपका एडलर का सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अब देखिए, एडलर जो थे ये सिगमंड फ्राइड के जो व्यूज़ थे उनसे डिफ़र करते थे। ठीक है, बेसिकली आप जानते होंगे कि जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने जो सेक्सुअल अर्जेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी थ्योरी इसीलिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी की जाती है। अब एडलर भी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इनफैक्ट इनका तो ये कहना था कि हम जो इस तरीके से लोगों को टाइप्स में या फिर ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी दो पर्सन्स की जो पर्सनालिटी है वो सिमिलर हो ही नहीं सकती। सबके अपने अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें एक टाइप के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, अगर हम टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों की इंडिविजुअलिटी, उनकी यूनिकनेस जो है वो चली जाती है। ठीक है, जबकि हर पर्सन जो है अपने आप में यूनिक है। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसीलिए कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ जो इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किए गए उसको हम क्या कहेंगे, एडलरियन साइकोलॉजी, जिसमें ये इंडिविजुअल थ्योरी भी कहा जाता है, इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ एडलर, एल्फ्रेड एडलर। अब देखिए इन्होंने कहा क्या था, ही एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि सभी हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ विशेषताएं होती हैं और वो पर्सन जो है अपने आप में यूनिक है, इसीलिए हम उसे किसी टाइप में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इन्होंने एम्फेसिस किस पे दिया, उसकी इंडिविजुअलिटी पर। ठीक है, उसके व्यक्तित्व पर। ठीक है, व्यक्तित्व के ऊपर उसने एम्फेसाइज किया है, क्या उसने बल दिया। अब देखिए एडलर की थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग हर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है और वो क्या अटेन करने की कोशिश कर रहा है, सुपीरियरिटी। देखिए बाय बर्थ जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपनी सारी नीड्स के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी बाय बर्थ हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर इंफीरियरिटीज़ हैं। ठीक है, हमारे अंदर कमियां हैं और हमें क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए, सुप्रीमेसी चाहिए, सुपीरियरिटी चाहिए। तो हर पर्सन जो है सुपीरियरिटी अटेन करने की कोशिश करता है और इस सुपीरियरिटी को अटेन करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपनी पावर को अटेन करने के लिए ही हमारा जो है एक लिविंग स्टाइल बन जाता है और उसी को उन्होंने आगे स्टाइल ऑफ लाइफ कहा है, जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज़ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी फ्रॉम चाइल्डहुड। बाय बर्थ ही हमारे अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी है और हम किसी ना किसी तरीके से इस इन्फीरियरिटी के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, यानी हमारा क्या है, जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, आगे बड़े होते जाते हैं, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, सुपीरियरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर अपनी पावर अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुप्रीम। ठीक है, इसके दौरान हम अपनी लाइफ में क्या बनाते हैं, कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य बनाते हैं जिस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, जिससे कि हम पावर अटेन कर पाएंगे, जिससे कि लोग हमें थोड़ा ऊंचा समझेंगे या फिर आप सुपीरियर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गोल्स क्रिएट किए जाते हैं और इनको फुलफिल करना, यानी कि अपना पावर, एक्चुअली अपनी शक्ति दूसरों के ऊपर जताना या सुप्रीमेसी जताना या सुपीरियरिटी को अटेन करना, वही हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, और जो भी तरीके हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, जो भी वेज और मीन्स हम इस गोल को अचीव करने के लिए अडॉप्ट करेंगे, वही क्या बन जाता है, हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ। ठीक है, वही क्या हो जाता है, हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ। अगर हम इस स्टाइल ऑफ लाइफ को समझ लें तो हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, स्टाइल ऑफ लाइफ डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति के वर्क एरिया पर, वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसे कि कोई हो सकता है अपनी सुप्रीमेसी या सुपीरियरिटी किस पे दिखाना चाहता है, पॉलिटिकल लीडर बन के दिखाना चाहता है। कोई राइटिंग के फील्ड में यानी लेखक है और वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस तरीके से वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखा रहा है। यानी कि हमारी जो सुपीरियरिटी अटेन करने के जो भी हमारे गोल हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे वर्क एरिया पे, किस वर्क एरिया में, किस फील्ड में हम बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, वही हमारी सुपीरियरिटी डिटरमाइन करता है।
अब देखिए ये जो स्टाइल ऑफ लाइफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कुछ जो चीज़ें हैं इन्हें प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस होता है, किससे होता है? तो सबसे पहला इन्होंने बर्थ ऑर्डर बनाया। ठीक है, एल्फ्रेड एडलर की जो आपकी थ्योरी है उसमें इंपॉर्टेंट है ये बर्थ ऑर्डर, इसको ध्यान में रखना है। बर्थ ऑर्डर का मतलब क्या है कि परिवार में जो बच्चों का जन्म हुआ है वो किस ऑर्डर में हुआ है, मतलब पहला बच्चा है या दूसरा है, ठीक है, या सबसे छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो बर्थ ऑर्डर में सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट बॉर्न की। जो सबसे पहला बच्चा जिसका जन्म होता है, जो फर्स्ट बॉर्न होता है, उसके पास एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का सारा फोकस उसी के ऊपर है। ठीक है, पहला बच्चा है, उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पूरे परिवार का ध्यान उसी के ऊपर होता है, तो सारी चीज़ें, और सब उसे क्या कहते हैं, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे स्ट्रॉन्गर हो। ठीक है, ये ऐसा कह के उसको उसका पालन पोषण हो रहा है। उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इनहेरेंट एडवांटेज क्या है, जितनी भी चीज़ें मिलेंगी अपने फैमिली के बाद वो उसी के पास आ जाती है इनहेरेंटली। ठीक है, तो ये क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है, जो भी उसके बड़े उस समय कह रहे हैं उसको मानता है, इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ा सा डिमांडिंग भी होता है ये, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑलरेडी सबसे बड़ा है, तो सब चीज़ें जो है ये डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट बॉर्न। दूसरा है सेकेंड बॉर्न। सेकेंड बॉर्न में क्या होता है, जो दूसरा बच्चा होता है वो कॉन्स्टेंटली अपने ओल्डर सिबलिंग की शैडो में, सिबलिंग क्या हुआ, बड़ा भाई या बड़ी बहन, ठीक है, उसकी छाया में है वो। उसे जब भी कुछ काम वो करेगा उसका कंपैरिजन किससे होगा, अपने बड़े भाई या बहन से होगा। ऑलरेडी उसके लिए एक मॉडल सेट है, ठीक है, एक रोल मॉडल बना हुआ है, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, उसके जैसा करके दिखाओ। तो कोई भी काम ये जो सेकेंड बॉर्न करता है, हमेशा उसका कंपैरिजन किससे होगा, अपने बड़े भाई या बहन से होगा। तो इसलिए ये हमेशा क्या करता है, सिक्योरिटी के लिए स्ट्राइव कर रहा होता है, हमेशा अंडर प्रेशर होता है, दबाव की स्थिति में होता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, बड़े भाई या बहन से तो अच्छा ही करके दिखाना है, क्योंकि हमेशा उसके साथ मेरी तुलना होगी। तो ये क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी को जब ये अटेन करने की कोशिश कर रहा है तो हमेशा दबाव की स्थिति में है। अगर इसे अच्छी तरीके से एंकरेज किया जाए, ठीक है, इसे सपोर्ट दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये सुपीरियरिटी अटेंड कर सकता है, मतलब अच्छा करके दिखाएगा, और फिर अपने बड़े भाई या बहन के साथ मिलके ही अच्छी तरह से काम करेगा। फिर तीसरा आता है आपका यंगेस्ट चाइल्ड, जो सब घर का सबसे छोटा बच्चा होता है। अब सबसे छोटा जो बच्चा है वो क्या है, वो कांस्टेंट स्टेट में है इन्फ्योरिटी के, हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो उससे बड़े जो हैं और भाई बहन हैं, वो सबसे छोटा है। दूसरी बात ये होती है कि पेरेंट्स का जितना ध्यान फर्स्ट वाले चाइल्ड पे देते हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए तो सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो सबसे छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स उसकी तरफ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, क्योंकि पहली बार नहीं है ना, तो उस समय क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, वो लाडला भी है सबका, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बड़े भाई बहनों को भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये छोटे वाले को तो ये देख लेगा। ठीक है, हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाती है, जो उसके ओल्डर सिबलिंग्स है उसको दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली वो बच्चा जो है वो किस में है, वो इन्फीरियरिटी में है, वो हमेशा अपने आप को प्रूव कर रहा है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए उसके पास ऑलरेडी बड़े भाई बहन हैं जहाँ से उसका कंपैरिजन होगा, और जब तक वो अच्छा करके नहीं दिखाएगा तब तक उसकी तारीफ नहीं होगी। ठीक है, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी तारीफ तब तक नहीं होगी जब तक वो अच्छा करके नहीं दिखाएगा। अब इसके केस में दो चीज़ें हो सकती है, अगर यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब पॉजिटिवली लेता है इन सब चीज़ों को और इसमें कामयाब हो जाता है, सिक्योरिटी अटेन कर लेता है, तब तो वो एक्सेल करके दिखा देगा, सबसे अच्छा करके दिखाएगा, परिवार में जैसा कोई नहीं होगा उन सबसे बेहतर करके दिखाएगा, सब परिवार का सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाएगा वो। ठीक है, जो देखते भी हैं हम अक्सर परिवारों में, जो सबसे छोटा होता है उसके ऊपर मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, वो सबसे ज़्यादा सभ्य और सबसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाता है, मतलब जैसा परिवार में कोई और सदस्य होगा नहीं उनसे भी अच्छा करके दिखा देगा। तो ये होता है मोर सक्सेसफुल। दूसरा होते हैं अनफॉर्चुनेट टाइप। अनफॉर्चुनेट टाइप मतलब जो इस इन्फ्योरिटी से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं दबे ही रह गए। इसमें क्या होता है, इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, हमेशा कौन ले रहा है, या तो पेरेंट्स ले रहे हैं या बड़े भाई बहन ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है इसके पास, ये क्या हो जाता है, इवेजिव और अवॉइडेंट हो जाता है, इसे बाकी फैमिली से ना ज़्यादा प्रेम नहीं रहता, उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि इन्होंने मुझे दिया ही क्या है, क्या सपोर्ट मिला है मुझे, तो ये क्या होता है, अपने फैमिली से दूर हटने लगता है। तो ये सबसे छोटे वाले के साथ होता है। फिर एक आपका और कैटेगरी है ओनली चाइल्ड। जब सिर्फ इकलौता बच्चा होता है तब क्या होता है भाई, वो सोल ऑब्जेक्ट है पेरेंट्स के अटेंशन का, पेरेंट्स का सारा ध्यान किस पे है, अपने उस इकलौती संतान पर है। तो अब क्या होगा, वो हाईली डिपेंडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है वो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पेरेंट्स पर, वेट करता है कि हमेशा उसके लिए कोई और डिसीजन ले, कोई उसे रास्ता बताए, कोई उसके लिए सही चीज़ चुने। ठीक है, हमेशा सपोर्ट सर्च करता रहेगा, साथ चाहिए उसे, हमेशा कोई ना कोई मदद चाहिए, क्योंकि वो उस इकलौता संतान है। इस वजह से पेरेंट्स इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इतने ज़्यादा उसके लिए डिसीजंस लेते हैं कि वहाँ पर वो उसको
अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पाते और यहाँ पर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंडेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो ये तब होता है जब ओनली चाइल्ड होता है, इकलौता बच्चा है। अब देखिए इसके अलावा क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, ये तो हमने बर्थ ऑर्डर पढ़ा। इसके अलावा टाइप ऑफ चाइल्ड कि बच्चा किस प्रकार का है। पैम्पर्ड है यानी कि जो बहुत ज़्यादा लाडला होता है, ठीक है, परिवार का बहुत ज़्यादा लाडला, बहुत हर चीज़ जो मांगा वो ला के दे दी, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं, जो चाहा वो मिल गया, ये होते हैं पैम्पर्ड, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके नेग्लेक्टेड मतलब जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब पैम्पर्ड के केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो उसे क्या चाहिए, उसे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर उसे बिल्कुल प्रिंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्रिंस या प्रिंसेस की, राजकुमार या राजकुमारी की तरह, जो चाहिए उसे मिल जाना चाहिए, इस तरीके का हो जाएगा। नेग्लेक्टेड में क्या होता है, यहाँ पर या तो बच्चा जो है बहुत शाई हो जाता है, मतलब बहुत शर्मीला स्वभाव हो जाएगा, बात को अपने आसानी से कह नहीं सकता। बहुत हायर रेयर केस में, आपके रेयर केस तो नहीं कहूँगी लेकिन हायर केस अगर इसका है, नेग्लेक्टेड बहुत ज़्यादा है अगर वो अपने फैमिली में, तो इस केस में वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ भी बढ़ सकता है, एल्कोहलिक हो सकता है, ठीक है। तो ये नेग्लेक्टेड केस में होता है। फिर आता है आपका थर्ड जो चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा वो है फिक्शनल फाइनलिज्म। फिक्शनल फाइनलिज्म का मतलब है हम सभी लोग जो हैं कुछ फिक्शनल आइडियाज़ के सहारे जीते हैं। फिक्शनल आइडियाज़ क्या हुए कि हमारी जो किस्मत है वो कहाँ लिखी है, सितारों में लिखी है, या हाथों की लकीरों से जो है हमारा भविष्य तय होगा। हम फिक्शनल आइडियाज़ में जी रहे हैं। और जैसे कि अगर लड़की है तो वो एक कर्स है, ये कह रहे हैं। तो कई बच्चे जो हैं इसी फिक्शनल आइडियाज़ के साथ जो हैं आगे बढ़ते हैं। मतलब मान लीजिए बच्चा कुछ करना भी चाहता है लेकिन उसकी कुंडली में लिखा है, कुछ लिखा है, पंडित जी ने बता दिया नहीं तुम इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाओगे। अब वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है उस बच्चे के स्टाइल ऑफ लाइफ को। तो ये सब चीज़ें क्या है, फिक्शनल फाइनलिज्म। फिर आता है आपका कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ इन्फ्योरिटी। इसको आप सिगमंड फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म में भी पढ़ते हो। क्या होता है यहाँ पर, अगर एक पर्सन किसी एक क्षेत्र में कम है, कोई क्वालिटी उसके अंदर कम है, तो वो दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा करके दिखाता है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी वहाँ प्रूव करने की कोशिश करता है ताकि उसकी इन्फ्योरिटी छुप जाए। जैसे इसका केस हम अक्सर डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि अगर कोई लड़की दिखने में अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो वो क्या करती है, पढ़ाई में बहुत अच्छा करके दिखाती है ताकि उसकी जो ब्यूटी वाली क्वालिटी है वो छुप जाए, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को लोग ज़्यादा देखें। तो यहाँ पर आपका इन्होंने भी केस दिया था डोमेस्टिस का, ठीक है, जो क्या थे, अपने बचपन में बहुत हकलाते थे, लेकिन अपनी इस चीज़ पे उन्होंने इतना वर्क किया कि बाद में वो क्या बने, वो वर्ल्ड के बेस्ट ऑडिटर बने। इसके अलावा एक और नेपोलियन बोनापार्ट को भी आप देख सकते हैं। उनका जो कॉन्कर करने का स्टाइल था लड़ाइयों में, वो किस तरीके का था, वो इन्फ्लुएंस कहाँ से था, उनकी छोटी हाइट से। वो अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करना चाहते थे, सुपरियॉरिटी को, पावर को प्रूव करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो किस जगह पे लैक कर रहे थे, अपनी हाइट में, ठीक है, अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर में जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने अपना जो कॉम्पनसेशन है वो कहाँ किस तरह दिखाया, दूसरों को मतलब लड़ाइयों में कॉन्कर करने में, ठीक है। तो ये कॉम्पनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति। फिर है फिफ्थ आपका क्रिएटिव सेल्फ। क्रिएटिव सेल्फ बेसिकली क्या है, जब हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और फिर उसके लिए सही तरीके, सही रास्ते ढूंढ रहे हैं उस गोल को अचीव करने के। तो वहीं तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी रचना कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने लिए गोल डिसाइड कर रहे हैं और उसी से हम क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पे जब हम चलेंगे, यहीं से हमारी सेल्फ बिल्ड हो रही है। फिर है सिक्स सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट भी आपके इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से, जैसे कि भाई हम क्या है, हम सोशल बीइंग है, हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम समाज में ही रहना है। तो सोशल इंटरेस्ट हमारे कब आते हैं पिक्चर में, जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वहाँ पर सोशल इंटरेस्ट भी हमारे गोल्स के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में अच्छे नागरिक बनने की प्रूव करते हैं। हम कोशिश करते हैं किससे हम बेस्ट कर सकते हैं और सोसाइटी को किस तरह से परफेक्शन की तरफ ला सकते हैं। वहाँ पर जो इंडिविजुअल थ्योरी में हम कहेंगे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ सेल्फ पर नहीं रह जाता, वहाँ पर फिर सोशल इंटरेस्ट हो जाता है वो, ठीक है, हम समाज के बारे में एज अ होल सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं एडलर ने, देखिए पर्सनालिटी के टाइप्स के तो अगेंस्ट ही थे, वो नहीं कह सकते कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम एक पैटर्न ज़रूर ढूंढ सकते हैं अगर हमें बच्चों की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बर्थ ऑर्डर के केस में देखा था, तो हम एक पैटर्न ज़रूर फाइंड कर सकते हैं जो हमें मदद कर सकता है कि हम अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या बड़ों में, अडल्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बचपन में छुपी होती है, जहाँ से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। जो भी हमने इससे पहले पढ़ा बर्थ ऑर्डर के बारे में, टाइप के बारे में, ठीक है, वहाँ को अगर हम चीज़ों को समझ लें तो हमें पता चल जाता है कि ये जो अडल्ट बिहेवियर हमें दिख रहा है वो क्यों है। तो देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 4 तरह के टाइप्स बताए। पहला है इनका डिमांडिंग या रूलिंग टाइप, ठीक है। डिमांडिंग या रूलिंग टाइप क्या होते हैं, ये एल्डेस्ट चाइल्ड होता है, सबसे बड़ा बच्चा जो होगा घर का,
ठीक है, क्या करता है ये डोमिनेशन चाहता है, ठीक है, वर्चस्व चाहता है और डिमांडिंग इसका नेचर होता है, डिमांड करता है अदर से और इसे ऐसा लगता है कि ये इसका प्रिविलेज्ड है, ही इज़ द प्रिविलेज चाइल्ड, क्योंकि ये इसका अधिकार है, सबसे बड़ा बच्चा है तो ये चीज़ें इसे मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं डिमांडिंग टाइप या रूलिंग टाइप। अडल्टहुड में भी हमें इनका यही रवैया दिखाई देगा। दूसरे होते हैं आपके एस्केपिंग टाइप। एस्केपिंग टाइप क्या होता है, जो ओनली चाइल्ड होता है, ठीक है, जो इकलौती संतान होती है उसके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर पेरेंट्स का अटेंशन बहुत ज़्यादा था, उन्होंने इसे इतना पैम्पर किया है, उसे सिखाया ही नहीं है कि जीवन में जो डिफिकल्टीज़ आ रही है उनको कैसे फेस करना है, कैसे स्ट्रगल करना है। जब उसने ये सब चीज़ें सीखी ही नहीं तो वो हमेशा क्या करता है, जब भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, उनसे भागने की कोशिश करता है, उन्हें एस्केप करने की कोशिश करता है। तो ये है एस्केपिंग टाइप। तीसरा आता है गेटिंग टाइप, ठीक है। गेटिंग टाइप कौन सा होता है, यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, क्योंकि वो एप्पल ऑफ आई होता है, सबका दुलारा होता है पूरे परिवार का, जो चीज़ मांगता है वो दे देता है, अरे दे दो, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा है चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो सबका पेट है, पूरे परिवार में सारे सदस्यों का, और हर चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है, तो वो गेटिंग टाइप है, मतलब उसे सब चीज़ आसानी से मिल जाए, वो हमेशा अडल्टहुड में भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाई देगा उसका। फिर है स्ट्रगलिंग टाइप। स्ट्रगलिंग टाइप कैसे होते हैं, जो परिवार के अन्य बच्चे, ठीक है, हम सबसे एल्डेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यंगेस्ट की नहीं बात कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मिडिल में जो आ रहे हैं, उनमें क्या है, हमें स्वभाव देखने को मिलता है, ये स्ट्रगलिंग टाइप होते हैं। इनको पता होता है कि जब तक हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कुछ करके नहीं दिखाएंगे, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, हमें कोई एडवांटेज या कोई हेल्प किसी से नहीं मिलेगी, हमें खुद ही करना पड़ेगा। और इसीलिए ये अपने आगे के जीवन में भी हमेशा क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इन्हीं के बारे में जैसे मैंने बताया ना, जो कंपेयर करते रहते हैं, जिनका व्यवहार हमेशा इनके ओल्डर सिबलिंग से। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं एडलर के अकॉर्डिंग। टाइप्स नहीं, हम कहेंगे पैटर्न्स जो उसने फाइंड आउट करे थे कि भाई इस तरीके से अगर बर्थ ऑर्डर है या टाइप ऑफ चाइल्ड है तो इस तरीके का पैटर्न हमें नज़र आ सकता है लोगों में। फिर देखिए अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है एडलर की थ्योरी के। तो एडलर ने क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि एक पर्सन जो है यूनिक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक है, तो यहाँ पर हमें इसके पॉइंट्स में भी यही देखने को मिलेगा। पहला है इसका कि यहाँ पर हम ड्यू रिस्पेक्ट देंगे एक बच्चे के सेल्फ की, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो हमें उसकी जो विशेषताएं हैं, जो उसकी सेल्फ है, जो इंडिविजुअल या जो बच्चा खुद है, हमें उसके प्रॉपर उसकी विशेषताओं को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो हमें क्या बोलना है, ड्यू रिकग्निशन देना है उसकी सेल्फ को, और साथ ही साथ उसे मौका देना है सेल्फ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके और अपने आप को पहचान सके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, ठीक है, उसे अपने बारे में समझ में आ सके चीज़ें, अपनी विशेषताओं को पहचान सके। तो ये हमें प्रॉपर इसमें ध्यान देना है, ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए, ठीक है। दूसरा है गिविंग इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब हम क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, इसीलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, आज की जो एजुकेशन है बाल केंद्रित शिक्षा है। क्यों है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, आपको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझना पड़ेगा और हर एक को यूनिकली अलग अलग समझना पड़ेगा। आप सारों को ग्रुप में एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, हर एक के लिए टीचिंग मेथड भी अलग होते हैं, जैसे कि हमने कहा था ना, अलग अलग हम पढ़ते हैं, लर्निंग में मेथड्स अलग होते हैं, कोई बच्चा कैसे सुन के सीखता है, कोई बच्चा जो है काम को करके सीखता है, कोई बच्चा देख के सीखता है। तो यहाँ पर हर तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ये कहती है कि पहले आप बच्चे को बीच में रखिए और उसके अराउंड जो है आप सारी की सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए कि कैसे आपको उस बच्चे का डेवलपमेंट करना है। दूसरी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें हमारे जो नए आजकल के मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि प्रोग्राम लर्निंग वगैरह हो गया, ये सब आपके इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में आते हैं। फिर आ गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट 4 and 5 years ऑफ लाइफ इन शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी। जो शुरू के 4 से 5 वर्ष होते हैं बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर जो बच्चों के साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे, उनको जैसे ट्रीट करेंगे, वही जाकर उनके आगे जो व्यक्तित्व है उसको बनाता है, उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जो पहले 4 से 5 वर्ष है उसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि आप दबाएं, जैसे कि हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, हर बच्चे को क्या करना है, आपको पूरा मौका देना है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को आगे निखारने का, ठीक है। फिर है फोर्थ, प्रोवाइडिंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। भाई हम क्या कर रहे हैं, सुपीरियरिटी बच्चा जब अटेन करने की कोशिश करता है, क्या कर रहा है, वो अपने लिए गोल्स क्रिएट करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी रचनात्मकता को आपको पूरी महत्व देना है। आपको उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर उसे पोषण भी देना है। नर्चरिंग मतलब उसकी क्रिएटिविटी को नर्चरिंग करनी है, मतलब ये नहीं कहना है कि भाई तुमसे ये नहीं होगा या तुमसे वो नहीं होगा या ये क्या बकवास चीज़ सोच रहे हो। आपको क्या करना है, हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, उसकी क्रिएटिविटी को क्या करना है, आपको नर्चर करना है।
फिर है एफर्ट इन स्ट्राइविंग टुवर्ड रियलाइजेशन ऑफ लाइफ गोल। इसके अलावा बच्चा जो भी सोच रहा है, जो भी लक्ष्य उसने अपने जीवन के लिए बनाया है, जिसे वो अटेन करने की कोशिश करेगा, उसमें आपको उसकी पूरी पूरी सहायता करनी है। आपको एफर्ट करना है कि बच्चा अपने गोल तक उसे पहुंच सके। ठीक है, गोल का रियलाइजेशन मतलब अपने गोल को अचीव करने में सक्षम बने, इसके लिए आपको बच्चे को तैयार करना है। तो ये सारे जो हैं क्या है यहाँ पर आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है जो आपके एडलर की थ्योरी से आते हैं। तो आई होप आज की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।